सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर। इसका नाम है फंडामेंटल्स। ठीक है, ये चैप्टर हमारी पार्टनरशिप का सबसे पहला चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट किस चैप्टर में है तो उसका नाम आएगा फंडामेंटल्स। अगर आप फंडामेंटल्स को अच्छे से नहीं पढ़ते तो पार्टनरशिप को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल। फिर आप रटोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस चैप्टर को तमीज से पढ़ना। इस चैप्टर की जो वर्थ है एग्जामिनेशन में अराउंड 8 to 10 मार्क्स है। तो 8 से 10 नंबर इज नॉट अ छोटे नंबर, तो बड़ी फिगर है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, देखो बुक कौन सी हमारी है, पार्टनरशिप, जिसकी वर्थ एग्जाम में 36 मार्क्स की है। ठीक है ना, इसकी वर्थ कितनी है, 36 मार्क्स। तो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जो पहला क्लास है, ये पहली एलिमेंट्री लेक्चर है जो ये वाला, ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। इसमें 99% चीजों में पता होगी, बट फिर भी मेरा यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताना तो है ही। आओ जरा, सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहली बात कि पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लगता है, कौन सा लॉ लगता है, बोलो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, फटाफट आओ बच्चों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है इसमें। फटाफट आओ लोग अंदर, फटाफट फोन रख जाना अपना। चलो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है इसमें। बात करते हैं बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, तो यहां पर लगता है सेक्शन 4। क्या लगता है, सेक्शन 4 किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है, एक संबंध है। क्या है, रिलेशन है, किसके बीच में, बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, जो कि क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, किसको शेयर करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, प्रॉफिट्स दो तरीके के होते हैं, बोलो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट और नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस। लेकिन वहां पर एक्ट ने क्या बोला, क्या बोला, एग्री टू शेयर प्रॉफिट आर ऑफ पॉजिटिव और विच ऑफ अ बिजनेस विच इज कैरीड बाय ऑल। उस बिजनेस को सब क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। कैरी मतलब चला रहे हैं। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सबके बिहाफ पर कोई एक भी चला रहा हो। बात खत्म। या तो सारे पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं या सबके बिहाफ पर कोई एक भी कार्य कर रहा है, उसको भी पार्टनरशिप कंसीडर किया जाएगा। खत्म बात। मान लो 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। जेड अभी मान के चलो आ नहीं रहा है या किसी और शहर चला गया, मान लो 6 महीने के लिए। तो क्या जेड पार्टनर नहीं है, जेड भी पार्टनर है। उसकी जगह पर कौन काम कर रहा है, एक्स और वाई, ये भी पार्टनरशिप है। मान लो वाई और जेड दोनों चले गए, सिर्फ काम कौन कर रहा है, एक्स, तो भी वाई और जेड भी पार्टनर्स है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है एक्ट में, बोलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 किसका, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन who have agreed to share profit are of positive और which is carried by और any of them acting for, या तो उस बिजनेस को सब कैरी कर रहे हो या सबके बिहाफ पर कोई एक भी चला रहा हो। बात एक ही है। यहां तो कोई समस्या किसी भी बच्चे को। अब पेपर में इसमें से क्या आएगा, सॉरी पेपर में इसमें से क्या आएगा, सिर्फ ये पूछेगा पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, बोलो, सेक्शन 4 किसका, 19। गजब, कोई दिक्कत यहां तक, इजी, बहुत शानदार। अब पढ़ते फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से पढ़ना। पहला फीचर क्या है, 2 और मोर पार्टनर्स। पहला फीचर क्या है, 2 और, देखो जी, बोलो, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे, 2। मिनिमम कितने और मैक्सिमम, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम। अब यहां पर कौन सा सेक्शन लग रहा है, यहां पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पेपर में क्या आएगा, मिनिमम पार्टनर्स कितने, 2
और मैक्सिमम 50। किस सेक्शन ने बताया? 464। किसके? कंपनीज एक्ट 2013 के। किसके? खत्म बात। मुद्दे की बात सुनो। मिनिमम पार्टनर्स कितने? 2 और मैक्सिमम, अगर ये 50 से एक्सीड कर दे तो वो लीगल पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप ही नहीं है। बात खत्म। आप उसको कंपनी में कन्वर्ट कराओ, साफ बात, लेकिन वो हमारे कोर्स का पार्ट। अभी मिनिमम कितने हैं? 50। बात खत्म। इसको 100 तक ले जाया जा सकता है अगर आपको परमिशन मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कल फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अलाउ कर दे कि अब कितने मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100, तब हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल कितने हैं? 50। एग्जाम में कितने लगा के आओगे? बात खत्म। सेक्शन 464 किसका? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब इन लोगों को पार्टनर्स ट्रीट नहीं किया जाएगा। इन 4 लोगों को पार्टनर्स ट्रीट नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी 4 लोग हैं? सबसे पहले माइनर। माइनर को पार्टनर बनाया नहीं जा सकता। किसको? माइनर को, जो 18 से कम है। 17 साल 364 दिन, 17 ईयर्स एंड 364 डेज वो माइनर होगा। लेकिन जैसे वो 18वां बर्थडे मनाएगा वो क्या हो जाएगा? मेजर। क्या हो जाएगा? बात खत्म। माइनर को आप एडमिट नहीं कर सकते। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या हो गया वो? अनसाउंड, पागल है व्यक्ति कोई पहले से ही, उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते। अगला, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जिसको कानून ने क्या कर दिया? मना। लॉ ने क्या कर दिया? डिस्क्वालिफाई। पहली मना कर रखा है। किसने? लॉ ने। किसने? और लास्ट है एलियन एनिमी। क्या है? हमारा दुश्मन। जैसे यूक्रेन की लड़ाई किससे हो रखी है? रशिया से। आपस में क्या है? एनिमी है। आपस में क्या है? अब मान लो मैं यूक्रेन से हूं और ये भाई रशिया से है, फॉर एग्जांपल, हम दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती अब, क्योंकि हम एक दूसरे क्या हैं? एलियन एनिमी। बात खत्म। हमारी भारत सरकार ने क्या दिया कि पाकिस्तान के लोग हमारे दुश्मन हैं, वो हमारी सेना पे अटैक कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। बताओ, तुमने देखा ही है ना, कि भारत में आ करके कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे, कभी कुछ हो रहा है। अब सरकार ने इस बार पक्का सोच लिया हमें पाकिस्तानियों से कोई मतलब रखना ही नहीं। तो जब मतलब ही नहीं रखना तो क्या पार्टनरशिप, क्या धंधा करना चाहिए? तो वहां पर हमें लॉ ने क्या कर दिया? मना कर दिया, क्योंकि वो हमारे कौन है? एनिमी। कौन है? एनिमी। ध्यान रखना इस चीज का। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना इस चीज का। तो फीचर के मतलब में 2 फीचर है, आई मीन फीचर तो बहुत सारे हैं, बट इसमें मिनिमम पार्टनर्स कितने? पहले में 2। मिनिमम कितने हैं? और मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट। कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? बोलो। माइनर, पर्सन ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय और एलियन एनिमी। इजी है मुश्किल है? इजी। लेकिन यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता लेकिन बनाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो भैया? क्या कह रहे हो कि नहीं बनाया जा सकता लेकिन बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही सुना। जनरल रूल क्या बोलता है? पार्टनर को हम एडमिट नहीं कर सकते। किसमें? पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन कर सकते हैं ओनली फॉर द बेनिफिट्स। ओनली फॉर द बेनिफिट्स। सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए या फिर बेनिफिट्स के लिए इसको एडमिट किया जा सकता है। ध्यान से बोल ले बेटा, ठीक है ना? मैं भूल जाऊंगा, शूट हो रहा है। ध्यान रखना इस चीज को कि माइनर को पार्टनर ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। कौन बोलता है? लॉ। लेकिन कर सकते हैं ओनली फॉर दी बेनिफिट्स या फिर प्रॉफिट्स। खत्म, ठीक है ना? मान लो XYZ 3 पार्टनर है। एक्स मर गया, उसके साथ उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा 15 साल का है और दूसरा बच्चा 10 साल का है। दोनों बच्चे कौन है? माइनर। और उनकी जो माता जी है, जो एक्स की वाइफ है, मान लो फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकती, मान लो वो हाउस वाइफ ही रहना चाहती है, घर को ही देखना चाहती है, तो यहां पर आप एक्स के बच्चे को एडमिट कर सकते हो ओनली फॉर दी प्रॉफिट्स। वो लॉसेस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। किसके लिए होगा? प्रॉफिट्स के लिए। सिर्फ उसको प्रॉफिट्स के लिए लाया जा सकता है कि भाई उसके फादर की प्लेस पर उसको हमने क्या बना लिया? पार्टनर। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेनिफिट्स के लिए आ रहा है। और वैसे वो बेनिफिट्स के लिए नहीं आ सकता। मतलब अगर जनरल रूल बोले तो माइनर को आप एडमिट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया?
तो लिखा हुआ है अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड, ये एडिटेड नहीं है, एडमिटेड है। इसको मैं ठीक कर दूंगा अभी रात तक, इसको भेज करके, ये एडमिटेड है बच्चों। क्या चलो हो गया, कोई बात नहीं, माइनर करो उसको, माइनर ठीक है, मिरर था वो, माइनर कर दो उसको, हो जाता कई बार, वो ऑटो करेक्ट में ऑटोमेटिक होता है ना उसमें। खैर, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, माइनर को हम पार्टनर के तौर पर एडमिट नहीं कर सकते इन दी फर्म। हाउएवर, हालांकि ही इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दी प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, उसको सिर्फ पार्टिसिपेट करवाया जाएगा किसके लिए? प्रॉफिट्स के लिए, नथिंग एल्स। बात समझ में आ गई? सिर्फ बेनिफिट्स के लिए या प्रॉफिट्स के लिए वो फर्म में आ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। बात खत्म हो गई, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अगला पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। भाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीचर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। बोलो हर पार्टनर, मजा नहीं आ रहा, बोलो हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं ना तो मालिक भी है और नौकर भी है, ऐसे मान के चलो। हर पार्टनर फर्म का क्या है? मालिक भी और, मतलब कि प्रिंसिपल भी और। अब मेरी बात ध्यान समझना, बीइंग अ प्रिंसिपल इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल ही कैन बी बाउंड बाय द एजेंट। मान लो मैं और माधव दो पार्टनर है, तो माधव कौन है? एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, और मैं कौन हूं? प्रिंसिपल भी है और। अगर मान के चलो माधव ने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि हम इस पेन को, ये 10 रुपए का पेन है, कितने का पेन है मान लो, इसको हम 9.5 रुपए पीस बेचेंगे, कितने बेचेंगे? और मान लो उसने किसी थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट कर लिया कितने रुपए बेचने का? 9.5 रुपए पर पीस में बेचने का, तो मैं इसके लिए बाउंड हो गया, क्योंकि भाई ने किसकी कैपेसिटी में वो करा, डिसीजन लिया? एजेंट, किसकी? और बीइंग अ प्रिंसिपल मैं बाउंड हो गया, मैं बाद में मना नहीं कर सकता। आपस में मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं पार्टी को एग्रीमेंट करने का मना नहीं कर सकता, वरना वो हम पे फिर केस करेगा। तो बोलो हर पार्टनर अपनी फर्म का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। बीइंग अ प्रिंसिपल ही कैन बी बाउंड बाय द एजेंट, और बीइंग एन एजेंट, बीइंग एन एजेंट ही कैन बाइंड द प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई? मतलब मैं दूसरे को भी बाउंड कर सकता हूं और दूसरा मुझे भी बाउंड कर सकता है अपने एक्ट से। एक्ट मतलब एक्शन, तो दूसरे के एक्शन के लिए हम भी जिम्मेदार हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। और ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बच्चों म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल एजेंसी। पेपर में कई बार म्यूचुअल एजेंसी के नाम से आ जाता है। आप लोगों के पास पूरे साल के नोट्स बने हुए हैं, तो मैं तो कहता हूं उसको लेकर के आओ, उसको ना क्या कर दिया करो, वहां लिख लिया करो। मैं रात तक भेजूंगा इसको आपको, आज आप शूट हो रहा है, रात तक ये आएगा, फिर शूट पे जाएगा, तुम्हारे पास अच्छी पूरी पीडीएफ होनी चाहिए, ताकि कल तुम फ्यूचर में इसको रिवाइज भी करो ना, तो तुम्हें पता हो भैया ने क्या लिखवाया था। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखवा दिया, म्यूचुअल एजेंसी, तो क्या पता पेपर में ये आ जाए व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअल एजेंसी। तो मतलब क्या है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, बात एक ही है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इजी मुश्किल है? तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्शंस, कि इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट वो किसको बाउंड कर देगा? प्रिंसिपल को, अपने एक्शन से। एंड एज प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्शंस ऑफ द अदर पार्टनर। और प्रिंसिपल की कैपेसिटी में वो दूसरे बंदों से क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा, दूसरे पार्टनर से बाउंड हो जाएगा, दूसरे पार्टनर के एक्शन के लिए प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा। बात खत्म, बात एक ही है। कर लोगे? तो हर पार्टनर मालिक भी है और नौकर भी है ना? इन द कैपेसिटी ऑफ मालिक वो नौकर से बाउंड हो जाएगा, इन द कैपेसिटी ऑफ नौकर वो मालिक को बाउंड कर देगा। बात खत्म। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट, अच्छे से पढ़ना उसको। अगला, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है?
नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। देखो मेरी बात सुनो, लॉ बोलता है, लॉ कानून, कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक ही है। बोलो मेरे साथ, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक ही है, वो अलग अलग, उसी को बोलते हैं नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। उसी को क्या बोलते हैं? लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है दोनों क्या है? अलग अलग। एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑनर अलग है और बिजनेस, ये कौन बोलता है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। कौन बोलता है? लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है? दोनों क्या है? एक, दोनों अलग अलग। अरे मैं जिंदा हूं तभी तो मेरा बिजनेस जिंदा है, और मैं ही नहीं रहा तो किससे पढ़ने आओगे? थोड़ा ना कि मेरे रिस्पेक्ट में मेरे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, तुम सेटिस्फाई नहीं होने के, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, दूसरे बंदे का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अभी थोड़ी ना कि मान लो कि मेरा भाई मान लो कॉमर्स से पढ़ा लिखा है, उसने कॉमर्स से पूरी पढ़ाई करी है अपनी, मान के चलो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या गारंटी है कि वो तुमको अच्छे समझा दे? सबके स्किल्स अलग अलग होते हैं। जो थोड़ा ना कि जो पढ़ा लिखा होगा वो पढ़ाना जानता होगा अच्छे से, नहीं कह सकते। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? चलो, पर समझ में आ रहा है ना बात? तो मेरे एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करा करो। तो इसलिए मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, ना कि मेरे भाई को। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर मेरी कैपेसिटी में मैं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं और मेरे बिजनेस अलग अलग नहीं है। एक फेस वैल्यू भी तो मैटर करती है ना इंसान की, ये बंदा है, अच्छा ये बंदा है। फिजिक्स वाला कंपनी बन गई, रजिस्टर्ड कंपनी हो गई, लेकिन फेस वैल्यू किसकी है? अलग पांडे की। बात खत्म। अगर अलग पांडे सर ना हो तो फिजिक्स वालों को कौन जानता? कोई भी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत लोग तो सिर्फ अलग पांडे की इमोशन हो गया, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो सिर्फ अलग पांडे का नाम सुन करके आ रहे हैं, और फैक्ट भी है। तो बात समझ में आ रही है? हालांकि वो तो कंपनी बन गई, वो तो सेपरेट एग्जिस्टेंस है, बट पार्टनरशिप फर्म सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। A partner has no separate existence from its members according to legal point of view। देखो मेरी बात सुनो, एक होता है POV, एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, और एक होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल बोलता है, क्या बोलता है लीगल? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। और अकाउंटिंग क्या बोलता है? बोलो, सेपरेट एग्जिस्टेंस। बस खत्म, खत्म ही हो गया कॉन्सेप्ट। ध्यान से पढ़ना। A partner has no separate existence from its members according to legal point of view। मतलब फर्म और पार्टनर दोनों क्या हैं? एक ही है। However, partnership firm is a business, separate business entity from the accounting point of view। क्लियर हो गया आपको? झूठ मत बोलना, सच में। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों क्या है? एक, लेकिन अकाउंटिंग के लिए दोनों अलग अलग। अगर एग्जाम में आ गया तो मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा? बताओ भैया। तो आप लिखोगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? हाँ, एक्स्ट्रा ज्ञान देना तो दे सकते हो हाउ एवर करके, ठीक है ना? पेपर में आ गया, ट्रू फॉल्स में मान के चलो कि क्या पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, अब तुम वहां पर दिमाग दौड़ा नहीं, और हाँ भाई आंसर क्या आएगा? नहीं। जनरल रूल क्या बोलता है? नहीं, अलग अलग नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग क्या बोलता है? दोनों क्या है? अलग अलग। तो पेपर में अगर ये पूछ ले क्या अलग अलग है, आंसर आएगा नहीं। पेपर में आगे क्या एक ही है, आंसर आएगा हाँ। बात समझ में आ रही है? खत्म। यहां तो कोई दिक्कत आप लोगों को? यहां तो कोई दिक्कत? एक और टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड। देखो वैसे तो लगता नहीं इसमें से कोई क्वेश्चन आना चाहिए, बट फिर भी अगर आ गया तो असर्शन और रीजन में तो हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है चीजों को बनाने में। आओ जरा अच्छे से पीडीएफ पढ़ लेना इसको घर जा करके। सबसे पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना? अगला, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। ये रेगुलेट करेगा राइट्स, आपके अधिकारों के बारे में बताएगा, आपकी ड्यूटीज क्या है उनके बारे में बताएगा, और आपकी लायबिलिटी, आपके कर्जे कितने तक रहेंगे उसके बारे में भी बताएगा। हालांकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। क्या होती है? अनलिमिटेड। ठीक है ना? चलो, और अगला पॉइंट है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप हैव रिटन इन इट। कल झगड़े ना हो जाए। देखो आज हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, बट कल अगर बीच से पैसा आएगा, कल हमारे संबंध खराब हो जाएंगे।
तो कल अगर पहले से लिखा पढ़ी लिखी हुई होगी तो कल हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं आएंगी। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड जरूरी है, एग्रीमेंट जरूरी है। और एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, ऑरल और रिटर्न। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या रखो, रिटर्न एग्रीमेंट। क्या रखो, ताकि कल झगड़े ना हो। क्योंकि पैसा होगा तो पक्की बात है झगड़े हो सकते हैं ना भाई। आज तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा है पार्टनर के साथ, कल प्रॉफिट ज्यादा हो गए, लॉसेस ज्यादा हो गए, कल किसी की नीयत चेंज हो गई, अपनी नीयत चेंज हो गई पैसों को देख करके, कुछ नहीं पता भाई। तो बेटर क्या है, कैसे बना लो, रिटर्न एग्रीमेंट। कैसे बना लो, रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है ना। आओ जरा, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं है, अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट तो है, एग्रीमेंट तो, लेकिन प्रोविजन साइलेंट है, प्रोविजन साइलेंट है, तो किसके रूल्स अप्लाई होंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। किसके, देखो पहली बात तो ये है, डीड बनानी अच्छी बात है, बनानी चाहिए। हालांकि डीड ओरल बनाओ चाहे रिटर्न बनाओ, अगर आपके बीच में डीड, तो किसके रूल्स अप्लाई होंगे, इंडियन एक्ट 1930। और वो क्या रूल्स है, आओ जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। बोलो, अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तो उनकी पीएसआर क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। क्या होगी, मान लो दो पार्टनर, रेशियो क्या होगी, 1:, 3 होंगे तो, 4 होंगे तो, एंड अप टू सोन अप टू 50। अगर हमारे बीच में पीएसआर पहले से नहीं पता हम लोगों को, क्वेश्चन में गिवन कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो क्या मानेंगे, इक्वल। क्या मानेंगे। दूसरा प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो, किसी भी पार्टनर को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर डीड क्या होगी, डीड क्या होगी, या डीड ही नहीं होगी, तो किसी भी पार्टनर को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ। अगला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोलो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैप, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम दी पार्टनर्स। अगर डीड साइलेंट है, किसी भी पार्टनर से किसी भी प्रकार का ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। अगला, सैलरीज या रेम्युनरेशन। बोलो, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई वेजेस, कोई कमीशन, कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि डीड क्या है, इमोशनल मत हो जाना। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि विनय और वंश आर पार्टनर्स। वंश इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय एंड ही गिव्स अराउंड 15-16 आवर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। अब ये डिमांड कर रहा है वंश डिमांड्स कि मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए 50,000 रुपए मंथ की। इमोशनल मत हो जाना वहां पर। और लिखा हुआ डीड इज साइलेंट, या देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन विनय एंड वंश। क्या वंश डिमांड कर सकता है 50,000 महीना? अब तुम रो रहे हो, वंश 1 लाख भी बोलता तो भी कम था। 17 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे दे रहा है। इमोशनल नहीं होना, वंश को सैलरी नहीं दी जाएगी। इमोशनल मत हो जाना वहां पर, हाय हाय वंश का क्या होगा। समझ रहे हो मेरी बात, वंश को सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि डीड क्या थी। हाँ, लेकिन अगर लिखा हुआ है, लिखा पड़ी है कि वंश को सैलरी मिलेगी 50,000, 60,000, 10,000, 20,000, जो भी, तो वंश को सैलरी मिलेगी। चलो जी, अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो बोलो, इंटरेस्ट ऑन। बोलो, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा तो फर्म पार्टनर को उसके लोन पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट पे करेगी। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट the firm will pay interest on loan at the rate 6% per annum। ध्यान रखना इस चीज को,
लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 5% पर एनम, 8% पर एनम, तो उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर डीड क्या है, डीड क्या है, तो कितना 6%। और ध्यान रखना, मैंने यहाँ ब्रैकेट लिखा है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लोन कौन सा होना चाहिए, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट वाला, मतलब लायबिलिटी होनी चाहिए किसकी, फर्म की। तो फर्म की लायबिलिटी तो कौन देगा, लोन, पार्टनर। और ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहां शो करते हैं, पीएल के डेबिट में। बोलो, पीएल के डेबिट साइड, पीएल की बात खत्म, चार्ज अगेंस्ट आगे आएगा हालांकि, ठीक है। चलो जी, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, मान लो शब्द और वंश दो पार्टनर है, और मैं चाहता हूं मैं इनकी फर्म में एंटर करूं एज अ पार्टनर। वंश तो मान गया, लेकिन शब्द को मना कर दिया किसी ने। शब्द को उसके रिश्तेदारों ने कहा, सही पकड़े हैं, कि यार विनय इज नॉट अ अच्छा इंसान, बहुत तेज आदमी है, मत रखो। अब शब्द तो चाहता था कि मैं फर्म में आऊं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको मना कर दिया। क्या मैं फर्म में आ सकता हूं, नहीं। आंसर आएगा नहीं, नहीं, नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि दोनों एग्री। मैं कह रहा हूं 10 पार्टनर है, 11वां पार्टनर आना चाह रहा है, 9 पार्टनर राजी है, लेकिन 10वां कह रहा भैया ना। तो नया पार्टनर फर्म में एंटर इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो क्या लिखा हुआ है, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और एग्जिस्टिंग वंस, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। नया पार्टनर फर्म में एंटर नहीं करेगा। क्लियर हो गया। चलो रूल्स का फटाफट रिवीजन कराओ मुझे, फटाफट बोलो। पीएसआर कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देयर द डिफरेंस बिटवीन अलाउ एंड चार्ज। अलाउ मतलब देना, और चार्ज मतलब इंटरेस्ट लेना, ठीक है ना। सैलरी रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब सारे पार्टनर्स तभी नया पार्टनर, अन्यथा गजब, बहुत शानदार। एक और स्लाइड भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली बात तो ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। लेट मी गिव यू एन अच्छे वाला एग्जांपल। मैं और माधव दो पार्टनर हैं। माधव ने 50 लाख रुपए फर्म में लगाया, और मैं गरीब आदमी, मैंने लगाया 50 लाख कहीं से भी जुगाड़ करके। अब वो अमीर आदमी है, मैंने अपना सब लगा दिया 50 लाख, और इसने कितना लगा रखा है, इसने भी 50 लाख। मैं कम क्यों लगाऊं भाई। अब देखो, अगर ये 50 लाख के हम एफडीआर कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, एफडी कराते हैं, तो मुझे क्या मिलता, इंटरेस्ट। अगर मैं इसको कहीं इन्वेस्ट करता, मुझे क्या मिलता, डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह, मतलब मुझे इंटरेस्ट कुछ तो मिलता, कमाई तो होती, इनकम तो मिलती। तो मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो मैं डिमांड कर रहा हूं, तो मैं फर्म से क्या लूंगा, इंटरेस्ट। मैं फर्म से क्या लूंगा, मेरी बात समझना, बहुत बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। मैंने फर्म को क्या दिया, कैपिटल। मैंने फर्म को क्या दिया, फर्म मुझे मेरी कैपिटल पर क्या पे करेगी। टॉपिक का नाम क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हो गया, कौन पे करेगा, फर्म। कौन पे करेगा, किसको, किसका खर्चा, किसका खर्चा, किसकी इनकम। शानदार। चलो जी पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे रियम को। रियम पहला पॉइंट पढ़ो, थोड़ा तेज पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, किस पर मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल पर। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्या गिवन है, तो पहले उसको किसमें कन्वर्ट करोगे। If closing capital is given in the question, first of all, it will convert in opening capital. उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, ओपनिंग कैपिटल में। किसको, किसको। चलो जी फॉर्मूला बताओ क्या होगा। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस, एक बार रिपीट करो, प्लस माइनस ड्रॉइंग्स। ये किसमें किसको कन्वर्ट करने का है, क्लोजिंग को
अच्छा क्लोजिंग क्वेश्चन में गिवन होगी, कुछ इंफॉर्मेशन यहां से गिवन होगी, ओपनिंग को बैलेंसिंग में निकाल लेंगे, बात खत्म। इजी है मुश्किल है? इजी है, ठीक है ना। तो इस स्लाइड क्या आती है बोलो, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो उसको किसमें कन्वर्ट करोगे? फॉर्मूला बोलो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस, शानदार, बहुत गजब, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1। इनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट अप्रैल 2024 को वो कितनी है? 5 लाख। और ये ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है? ओपनिंग। कौन सी है? क्या हुआ, 1 अगस्त 2024 को ए ने इंट्रोड्यूस करा 50,000 एज अ फ्रेश कैपिटल। ए ने और पैसा लगाया, क्या बोलते हैं उसको? एडिशनल। और अदर हैंड से बी ने क्या करा, 30,000 रुपीज विड्रॉ करा अपनी कैपिटल में से 1 दिसंबर 2024 को। मतलब एक बंदा तो पैसा लगा रहा है और दूसरा बंदा पैसा निकाल रहा है, और कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं पार्टनर्स को 10% पर एनम, और कह रहा है निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो चलो सॉल्यूशन भी देखते हैं, इधर देखना, दोनों की कैपिटल कितनी कितनी है? 5 लाख। और यहां तो कोई समस्या है तो बोलो, इजी, बोर्ड पर देखना प्लीज। 1 अगस्त 2024 को ए ने कितना रिड्यूस करा? 50K। 50K मतलब 50,000। 1 दिसंबर 2024 को बी ने कितना विड्रॉ करा? 30,000। अब ध्यान देखना सामने प्लीज, सॉल्यूशन देखना बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम लोग। पहले कितनी कैपिटल थी? 5 लाख। कितनी थी? 5 लाख का कितना परसेंट? 10%। और कितने महीने का? 4 महीने का। कितने महीने का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। उसने चेंज कब करी? अगस्त में। पहले कितनी कैपिटल थी? कितनी थी? कितनी और बढ़ी? 50,000। कितनी और बढ़ी? कितनी हो गई? 5,50,000। तो अगले किस पे लगेगा? 5 लाख, कितना परसेंट और कितने महीने का? 8/12। बताओ कोई दिक्कत? इजी है मुश्किल है? पहले कितनी थी? 5 लाख। कितनी थी? कितनी और बढ़ी? तो कितनी हो गई? 5,50। कितने महीने बाद बढ़ी है? कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। तो पहले 4 महीने पे कितने पे लगेगा? 5 लाख पर, और बचे हुए 8 महीने के लिए, बचे हुए 5.5 लाख पर लगेगा, बचे हुए 8 महीने के लिए। खत्म। अब बी के बारे में बताओ आप लोग मेरे को कि बी का कैसे करोगे हिसाब किताब, बताओ। बी की पहले कितनी कैपिटल थी? 3 लाख पे कितना परसेंट और कितने महीने का? 8 महीने का। पूछो क्यों? देखो मेरी बात समझना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और उसे चेंज कब करी? 1 तारीख दिसंबर। कब करी? 1 दिसंबर को, है ना। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? पहले 8 महीने का। कितने महीने का? तो 8 महीने का लग गया। अब कितनी हो गई? 270। कितनी हो गई? कितने महीने का? बचे हुए 4 महीने का। कैसे बोलो? दिसंबर, जनवरी, फरवरी और खत्म। सिंपल सी बात है, कैपिटल बढ़ेगी तो बढ़ी हुई पे लगाओ, कैपिटल घटेगी तो घटी हुई पे लगाओ, खत्म बात। इजी मुश्किल है? इजी है, खुद करना इसको घर जाकर के, हो जाएगा ये। आसान है मुश्किल? आसान, ठीक है ना। अब आगे देखना, एक और क्वेश्चन है सेम, ये वाला आप खुद करोगे। इसमें भी आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है ना। ये आज का आपका एक तरीके का होमवर्क हो गया, ठीक है ना। ये एक तरीके का होमवर्क हो गया, करना है आप लोगों को। देखो जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे ना उतना फायदा तुम्हारा होगा। अभी टाइम है, जब ये वीडियोस यूट्यूब पर आएगी ना तब भी टाइम होगा, करीब करीब हमारे पास, फिर भी मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, 40, 45, 50 दिन फिर भी होंगे हमारे पास। तो आप इसको 1.5 या 1.7 पर या 2x पर देख सकते हो, और देखनी भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि एक बार आप लोगों को रिटेन हो जाए कॉन्सेप्ट दोबारा से, ठीक है। और मैं एक बात और बोलूंगा, देखो पता क्या होती कुछ चीजें,
प्रेजेंट को एंजॉय करना शुरू कर दो, प्रेजेंट मोमेंट पे अपने एफर्ट्स डालने शुरू कर दो। हर चीज बाद के लिए भी मत रख देना, ठीक है। मैं तुमको यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वीडियो शूट हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाद के लिए जा रहे हो। भगवान ना करे बाद में क्या स्थिति परिस्थिति बनी रहे, फिर भाषण में आ रही है। तो इसको ना वो होता है ना, एक फंक्शन होता है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, किसमें? बैंकिंग में, इकोनॉमिक्स में, है ना। डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो वो है ये डूबते हुए तिनके का सहारा, बात खत्म। तो उसके लिए है ये। तो डूबने ही क्यों है, तो सहारा क्यों चाहिए फिर? अभी अपना सहारा खुद बन जाओ ना। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इस चीज को लेकर के चलो अपने साथ, बात के लिए कुछ मत छोड़ना बेटा। बात के लिए पता चीजें किस चीज के लिए होती है कि जिन बच्चों ने पूरे साल कुछ नहीं करा उनको पास होने का जुगाड़, बस। लेकिन तुम लोगों ने बहुत, सच में बहुत एफर्ट्स करे हैं भाई स्टार्टिंग से मेरे